हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक नया फ्रेश टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा था RMNCH प्लस A के बारे में। यह 5 पिलर पर आधारित एक प्रोग्राम है जिसमें कंटिन्यूम ऑफ केयर दी जाती है बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव एज तक। हमने सारे के सारे MCQ वहां जो बन सकते हैं एग्जाम में क्लियर कर लिए थे। बोले तो RMNCH प्लस का कंप्लीट ऑपरेशन कर दिया था। जब हम उसे पढ़ रहे थे मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ऐसे ही एक नए टॉपिक के बारे में, और वह होगा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो आज की जो हमारी क्लास है वह टोटली बेस्ट है किस पर, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर। और उसके तुरंत बाद हम स्टार्ट कर देंगे कम्युनिकेबल डिजीजेस को। उसका कुछ क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं और फिर यथावत रूप से कंटिन्यू आने वाली बहुत सारे दिनों तक हम कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक कार्यक्रम को और उसका नाम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। चलिए देखते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। इसकी शॉर्ट फॉर्म अगर आपको मिले RBS के नेवर कंफ्यूज, इसका मतलब समझ जाना है यह अपने आप में बयां कर रहा है एक कार्यक्रम को। नाम है उसका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर मैं इसे कहूं कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कितने साल के उम्र तक होता है, तो यह सवाल बन सकता है एग्जाम में। दूसरा MCQ यहां से बनने की संभावना है। याद रखना, पहले भी मैं बता चुका हूं लास्ट क्लास में, 18 साल की उम्र तक RBS के काम करता है। जैसे वह 5 पिलर पर आधारित था वैसे ही यहां पर एक कंसेप्ट है 4D कंसेप्ट। ये सारे के सारे MCQ जो एग्जाम में आ सकते हैं हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। पहला तो MCQ बेटा यहीं से बन सकता है, बोले तो इसकी फुल फॉर्म पर, तो यह है, गलत करना ही नहीं है, RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्लियर है। चलिएगा आगे चलते हैं और प्रोग्रेस करते हैं इस टॉपिक में इसके जनरल इंट्रोडक्शन से। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ? जैसा मैंने बताया था कि दोनों कार्यक्रम RMNCH प्लस और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम दोनों ही 2013 में शुरू हुए हैं। याद करने का सिंपल सा फॉर्मूला 2030 दोनों 2013 में आए हैं। दोनों आपको 1 by 1 कंटिन्यू क्लासेस में मिल रहे हैं। इसके अलावा सुनिएगा, इसका एक नाम और है, इसे एक और नाम से जानते हैं। नाम क्या है सुनिएगा, इसे बोलते हैं चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विस। जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं यह इसी का एक दूसरा नाम है। क्या बोलते हैं इसी को ही? चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। बोले तो बच्चों पर काम करता है। फोकस किस पर होगा इसका? चिल्ड्रंस पर। क्लियर है, बच्चों पर इसका फोकस होता है, रिप्रोडक्टिव एज में यह नहीं जाता। इसके अलावा दूसरा MCQ जो बनने की संभावना रखता है इस वाली स्लाइड में से, दैट इज समय 2013, और एक MCQ दूसरे नाम पर। तो 3 MCQ डिस्कस हुए। पहला MCQ फुल फॉर्म बताइएगा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्लियर है, कब आया? 2013 में। तीसरा MCQ, बताओ इसका दूसरा नाम क्या है? बोलना है चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। क्लियर है पॉइंट्स। चलिएगा तीनों MCQ खत्म करने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बेटा जब मैंने बताया था 4D, याद रखना है इसका स्पेसिफिक जो इंटरवेंशन होता है वह है डेवलपमेंटल डिलेज। पहला है डेवलपमेंटल डिलेज, आगे भी आएगा ये डेवलपमेंटल डिले, पहला D। दूसरा डिसएबिलिटीज, दूसरा D। तीसरा बर्थ डिफेक्ट्स, तीसरा D। और डेफिशिएंसीज, फोर्थ D। बोले तो
4D फैक्टर, 4D नर्सिंग में 4D एक जगह और काम आता है पैलेग्राम में, वह बीमारी नहीं है, न्यूट्रिशन की है। अगर बोला जाए कि 4D किस कार्यक्रम के तहत आता है तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या क्या है वो 4D, डेवलपमेंटल डिफेक्ट, डिसएबिलिटीज, बर्थ डिफेक्ट एंड डेफिशिएंसीज। क्लियर है? बैक टू बैक एमसीक्यूज। दूसरा नाम कब आया, 4D में क्या क्या आता है, 4D किस से रिलेटेड है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से रिलेटेड होता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, कुछ गिनी चुनी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी है इसमें, जो सवाल एग्जाम में आते हैं। चलिएगा, एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने है, बोर्ड पर अवेलेबल है, दिखा के रखा है। बताओ कितनी उम्र के व्यक्तियों पर फोकस करता है आपका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम? योर आंसर विल बी 0 से लेकर 18 साल, यानी 0 से लेकर 18 साल के जो पर्सन्स हैं उन पर ही फोकस करता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्लियर है? और किन्हें कवर करना है ये तो याद रखना है, फर्स्ट प्रोविजन में 27 करोड़ चिल्ड्रंस को इसने कवर किया था। क्लियर है? और क्या करता है ये, उन लोगों को फ्री सर्विसेज, फ्री सर्जरी की सर्विसेज प्रदान करता है 0 से लेकर 18 साल के बच्चों को। कहने का उद्देश्य है मेन फोकस इस 0 से लेकर 18 साल के बच्चों पर इसका होता है। चलिएगा आगे चलते हैं, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड पॉइंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य जो कार्यक्रम है उसमें 4D क्या है, जो मैंने बताया था आपके सामने, उसकी स्ट्रैटेजीज के जो पॉइंट्स है वो लिखे गए हैं 4Ds, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 4Ds। और दूसरा पहले भी आ चुका है, बरस से लेकर 18 साल एज। इसके अलावा इसमें एक होता है पीरियोडिक स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग समय समय पर बीमारी का पता लगाना, स्क्रीनिंग करना। समय अवताल भी बताऊंगा कब कब कर रहे हैं, ये भी हम बात करने वाले हैं। चलिएगा, सबसे पहले तो इन्हें देख लीजिएगा 4D क्या क्या है। तो जैसा मैंने बताया, फर्स्ट इज डिफेक्ट एट बर्थ। याद रखिएगा, डिफेक्ट एट बर्थ, जन्म के समय कोई डिफेक्ट हो, यह पहला डी है। दूसरा डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी, यह दूसरा डी है। तीसरा बोले तो डेफिशिएंसीज, और चौथा बोले तो डिजीज। कितने डी आ गए? 4D आ गए। क्या यह पैलेग्रा है? नहीं, पैलेग्रा तो न्यूट्रिशन पैलेग्रा नहीं है। पैलेग्रा में 4D नियासिन डेफिशिएंसी से होने वाली समस्या है। यहां पर जो 4D है यह एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की स्ट्रेटजी है जिसमें 4D को यह कवर करता है। और वो 4D कौन कौन सी है जो आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल है, लाइक बर्थ में डिफेक्ट, डेफिशिएंसीज, डिजीज और डेवलपमेंटल डिले। इसके अलावा जो पीरियोडिक स्क्रीनिंग यहां रखी गई है, पीरियोडिक स्क्रीनिंग का समय बताया गया है, इंस्टीट्यूट बताया गया है कहां करनी है और किसके द्वारा करनी है। चलिए इसे भी देखते हैं। सबसे पहले एज में जो क्लासिफिकेशन किया है, यह एक सारणी आपके सामने अवेलेबल है, बोले तो एक इंडेक्स आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें आपको फुल डिटेल मिलेगी किसकी, इस पीरियोडिक इन्फेक्शन आपके स्क्रीनिंग की। पीरियोडिक जो इंस्पेक्शंस हो रहे हैं, स्क्रीनिंग हो रही है, जिससे हम पता लगा पाएंगे कि कब क्या डिफेक्ट हो रहा है, अर्ली पता लगाकर उसका इलाज कर पाएंगे। क्लियर है? यहां स्क्रीनिंग में बर्थ का जिक्र किया है, तो यहां पर बता रखा है एक तो टाइमिंग कि कब करते हैं, दूसरा बता रखा है किसके द्वारा की जाएगी, पर्सन कौन होगा, और तीसरी है साइट, किसके द्वारा। यहां समय कब करेंगे, किसके द्वारा करेंगे और कहां पर करेंगे। समझ में आई बेटा बात?
किस पर्सन के द्वारा होगी? पहला है पर्सन, किस पर्सन के द्वारा। दूसरा यहां है साइट, कहां पर, और एक है टाइम, कब करेंगे, कब करी जाएगी, किसके द्वारा करी जाएगी, कहां पर करी जाएगी। तो देखिएगा स्क्रीनिंग का प्रावधान। सबसे पहले है बच्चा पैदा हुआ, जन्म के समय कौन करेगा? अब आप सब लोगों को पता है जन्म के समय जहां डिलीवरी होती है, हमने बोला है डिलीवरी हॉस्पिटल में होनी चाहिए, तो एक तो डॉक्टर साहब करवाएंगे, एक एएनएम बहन जी होती है या नर्स बहन जी होगी। तो असेसमेंट कौन करेगा? एमओ करेगा। एमओ बोले तो मेडिकल ऑफिसर, एएनएम बोले तो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, और नर्स बोले तो आप जैसे नर्सिंग ऑफिसर जो पोस्टेड हैं। ये सारे लोग क्या कर सकते हैं? इंस्पेक्शन, फर्स्ट स्क्रीनिंग कर सकते हैं एट बर्थ अकॉर्डिंग टू द राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। कहां पर किया जाएगा? तो डिलीवरी की साइट पर ही होगा। जहां भी डिलीवरी हुई है उसी साइट पर आपको यह इंस्पेक्शन करना है। चलिएगा दूसरी बात करते हैं। अब है 48 घंटे से लेकर 6 वीक तक। पहला कब था? एट बर्थ पर। दूसरा कब है? 48 घंटों से लेकर 6 वीक तक आपको स्क्रीनिंग करनी है। यहां पर कौन करेगा? तो यहां पर आशा करेगी। कहां? आपके घर पर ही। आशा गांव में रहती है तो आशा वहां आपको केयर देगी। आशा बोले तो एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, पूरी कुंडली हम इसकी पढ़ चुके हैं। यह आशा आपको गांव में आपके घर पर ही केयर देगी। अब यहां एक शॉर्ट फॉर्म आई है HBNC, इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं जब हम RMNCI प्लस पढ़ रहे थे। मैंने बताया था कि इसकी फुल फॉर्म होती है होम बेस्ड नियोनेटल केयर। क्या होती है? होम बेस्ड नियोनेटल केयर। बच्चा छोटा है, 6 वीक तक वो जो काल है, इसका समय है, इस समय उसको घरेलू जो नियोनेटल केयर्स हैं वह देना आशा का काम है सेकंड स्क्रीनिंग विजिट के दौरान। तीसरी है फिर 6 वीक से लेकर 6 साल। 6 साल तक तीसरा स्क्रीनिंग विजिट होगा। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 6 साल तक पहुंच गया, तो कौन करेगा? मोबाइल ब्लॉक लेवल टीम्स, जो जो ऐसी टीम्स होती है जो गतिवान होती हैं, अलग अलग जगह ट्रैवल करती हैं और वो डेटा कलेक्ट करती हैं। तो मोबाइल ब्लॉक लेवल टीम्स जो होती है वह करेगी। और कहां करा जाएगा? तो आंगनवाड़ी सेंटर पर। क्वेश्चन याद रखना, 6 वीक से लेकर 6 साल पर होने वाला विजिट कहां होता है? आंगनवाड़ी सेंटर पर। जन्म के समय कहां होगा? डिलीवरी की साइट पर। 48 घंटे से लेकर 6 वीक वाला दूसरा विजिट कहां होगा? होम के ऊपर। कौन करेगा? बर्थ के समय मेडिकल ऑफिसर कर सकता है, एएनएम कर सकती है, नर्स कर सकती है। अगर बोला जाए कि सेकंड विजिट कौन करेगा? घर पर आशा कर सकती है, और तीसरा विजिट जो होगा वह कौन करेगा? मोबाइल ब्लॉक लेवल टीम करेगी। इसके अलावा 6 से लेकर 18 साल वाला भी कौन करेगा? वही मोबाइल ब्लॉक लेवल टीम करेगी। लेकिन अब बालक और बड़ा हो गया है, 6 साल तक तो बेचारा आंगनवाड़ी में पढ़ने जा रहा था, लेकिन ये तो 18 साल का जवान है, ये तो कहां मिलेगा तुम्हें? स्कूल में मिलेगा। क्लियर है? तो यहां आपका जो स्कूल वाला पैटर्न है वह यूज कर सकते हो आप। यहां पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आने वाली जो स्क्रीनिंग का टाइमिंग है, साइट है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहां से 3 MCQ आपके लिए है। पहला MCQ कि 4D में क्या क्या चीजें आती हैं? तो डिफेक्ट्स एट बर्थ, दूसरा डेवलपमेंट डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी, नंबर 3 इज डेफिशिएंसीज, एंड नंबर 4 इज डिजीज। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट जो बी पॉइंट है दैट इज पीरियोडिक स्क्रीनिंग। पीरियोडिक स्क्रीनिंग का समय का क्या है, कौन करता है और कहां करता है, टोटल कितनी विजिट होती हैं? आंसर विल बी द 4 स्क्रीनिंग विजिट्स यहां हो रही हैं एट बर्थ, 48 घंटे से लेकर 6 वीक, 6 वीक से लेकर 6 साल, और 6 साल से लेकर 18 साल तक ये विजिट हम कर सकते हैं।
और कौन करेगा? तो बर्थ वाली जो पहली विजिट है यह एमओ कर रहा है। 48 घंटे से लेकर 6 वीक वाली आशा कर रही है, और 6 वीक से लेकर 6 साल वाली जो विजिट है वो कौन कर रहा है? मोबाइल ब्लॉक लेवल टीम, और लास्ट विजिट भी मोबाइल ब्लॉक लेवल टीम ही करती है। पहली विजिट जन्म के समय होती है तो डिलीवरी की साइट पर होगी, दूसरी घर पर होगी, तीसरी आंगनवाड़ी में होगी, चौथी स्कूल में हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट सारे के सारे? किसकी बात कर रहे हैं बेटा? भूलना नहीं है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। उम्र कितनी? 0 से लेकर 18 साल तक होती है। क्या किस पर फोकस होता है? किसे कवर करना है? 4D को कवर करना होता है। कब शुरू हुआ? 2013 में शुरू हुआ था। क्लियर है? चलिएगा, यहां तक हमने बात की, आगे चलते हैं, प्रोग्रेस करते हैं आगे। और ये जो आपके सामने 4D रखे थे, इन्हीं का नामकरण आपके पर्टिकुलर जगह दे रखे रखा है कि 4D में क्या क्या है। तो इन्हें मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, क्योंकि एग्जाम में सवाल आने की पूरी उम्मीद इन पर रहने वाली है। डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसीज, डिजीज और डेवलपमेंटल डिलेज, इन्हें हम 4D कहते हैं। यह एक छोटा सा टॉपिक था, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो आपको कुछ क्वेश्चंस दे सकता है, एमसीक्यू दे सकता है एग्जाम के लिए, और तैयार रहना है आपको। अगर सवाल आए तो गलत नहीं करके आना है। छोटा सा टॉपिक है, क्या क्या बातें मैंने केवल बताई आपको। कब आया? पहला पॉइंट 2013 में आया, इजी सा है क्योंकि दोनों एक साथ आए हैं, RMNCI 13 में और यह भी 13 में, तो याद रह जाएगा। दूसरा फिर पॉइंट कितनी साल के लिए काम करता है? तो 18 साल तक काम करता है, यह भी क्लियर हो जाएगा। तीसरा बोला जाए किसको कवर करता है? तो 4D को कवर करता है। इसमें डिफेक्ट एट बर्थ दिया गया है, डेफिशिएंसीज दी गई है, डिजीज दिया गया है और डेवलपमेंटल डिले लिया गया है। और अगर बोला जाए कि ज्यादा अंदर जाके बात करें, बताओ इसमें स्क्रीनिंग का प्रावधान, 4 स्क्रीनिंग करते हैं। कब कब करते हैं? एट बर्थ पर कर ली जाएगी, 48 घंटे से लेकर 6 सप्ताह तक कर ली जाएगी, 6 सप्ताह से लेकर 6 साल, और फिर लास्ट 18 साल तक कर दी जाएगी। पहली वाली कहां पर होगी? तो डिलीवरी की साइट पर होगी। दूसरी वाली कहां होगी? तो घर पर होगी। तीसरी वाली जब बच्चा आंगनवाड़ी में चला जाएगा तो आंगनवाड़ी सेंटर पर हो जाएगी। और सबसे अंतिम 18 साल से पहले बच्चा कहां पहुंच जाता है? विद्यालय में, तो स्कूल में हो जाएगी। क्लियर है सारे पॉइंट? तो गलत करके नहीं आना है। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से एग्जाम में जो आने वाले हैं वो सारी चीजें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब हम बात करें, यह टॉपिक खत्म होता है। दोनों इंपॉर्टेंट जो नए टॉपिक से ऐड हुए हैं यह भी मैंने क्लियर करवा दी हैं। अब हम चल रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो बीमारियों से होने वाला है। हमारा जो मिलन है वह बीमारियों से होने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। आने वाली कुछ क्लासेस, कुछ घंटे हमारे इन्हीं बीमारियों में गुजरेंगे, और वहां आप काम में आने वाले कुछ टर्म्स की भी हम बात करेंगे और क्लासिफिकेशन भी करेंगे। कौन सी बीमारियों को हम ज़ूनोटिक डिजीजेस बोलते हैं, कौन सी को हम वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बोलते हैं, किसको हम इन्फेक्शियस बोलते हैं, इन्फेक्शियस में भी वायरल कौन सी हैं, बैक्टीरियल कौन सी हैं। यह पॉइंट्स हमारे बाकी इस आपकी जो क्लास है उसके रिमेनिंग पार्ट में रहने वाला है। और फिर हम पर्टिकुलर एक एक डिजीज को स्टार्ट करेंगे और सारी बीमारियां 1 बाय 1 पढ़ते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कहां से बोले तो आपकी वह पोर्शन जो कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड है। कम्युनिकेबल डिजीज में कुछ टर्म्स हम डिस्कस कर चुके थे जब हमने आपको पढ़ाया था एपिडेमियोलॉजी। वहां कुछ टर्म्स आ गए थे, लाइक आइसोलेशन वहां आ गया था, वहां पर प्रीवेलेंस रेट आ गई थी, इसके अलावा क्वारंटाइन वहां आ गया था, एपिडेमिक्स, एंडेमिक, स्पोरेडिक, ये सारे टर्म्स हमने वहां डिस्कस कर लिए थे। इसके अलावा कुछ टर्म्स अब से पहले जब जितनी हमने कम्युनिटी पढ़ी है वहां पर भी कुछ टर्म्स आ चुके हैं जो कि यहां से रिलेटेड होते हैं, जैसे इंक्यूबेशन पीरियड है, प्रोडोर्मल पीरियड है, ये डिजीज साइकिल के दौरान भी हमारे टच में आ चुके हैं। तो जो टर्म्स काम आ रहे थे, जो आगे काम आएंगे इन बीमारियों में, वह टर्म्स हमने कुछ डिस्कस कर लिए हैं, कुछ बाकी हैं।
जो बाकी हैं वो टर्म्स मैं आपके सामने रख रहा हूं, फिर इनका क्लासिफिकेशन बताऊंगा और फिर बीमारी को उद्घाटन कर देंगे। नंबर 1 बीमारी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो आइएगा सबसे पहले टर्मिनोलॉजी में चलते हैं और एक क्वेश्चन बना हुआ एग्जाम का एमसीक्यू पेश कर रहा हूं आपके सामने। प्राइमरी केस के ऊपर एग्जाम में एमसीक्यू आया हुआ है कि बताओ प्राइमरी केस किसे बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझने की बात है। कंफ्यूज होते हैं बच्चे इंडेक्स से और प्राइमरी से, आज के बाद कंफ्यूजन खत्म। प्राइमरी का मतलब ही प्राथमिक होता है। सबसे पहला किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज का पहला केस अगर आपके पास में आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी केस बोल देते हैं। लेकिन अगर यही सवाल आए कि फर्स्ट केस बाय द अटेंशन ऑफ हेल्थ इन्वेस्टिगेटर, आंसर विल बी द इंडेक्स केस। कैसे? इंडेक्स कौन बनाता है? तो इन्वेस्टिगेटर ही तो बनाएगा, हेल्थ इन्वेस्टिगेटर। याद रखना है इंडेक्स में कौन डालता है, इंडेक्स में तो इन्वेस्टिगेटर ही डालेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसे समझने का प्रयास भी करें। जैसे आपके पास में कोई व्यक्ति आया, पर्सन बीमार है सॉरी, कोई पर्सन बीमार है आपके पास में आया और कोई कम्युनिकेबल डिजीज का लक्षण लेके पहुंचता है, आप उसे क्या बोलोगे? पहला केस है, आपसे पहले आपने वह केस नहीं देखा, उस कम्युनिटी में पहली बार आया, आपने क्या नाम देना है उसे? प्राइमरी केस। लेकिन आप विजिटिंग पे गए, आपके पास में केस नहीं आया, आप विजिटिंग पे गए और अचानक एक व्यक्ति वहां बैठा था, आपका ध्यान गया उस व्यक्ति के पास ऊपर, आपने कहा भैया आपको कोई तकलीफ है? और उसने कहा ना जी ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं तो स्वस्थ हूं। आपने कहा नहीं, आप इधर आइए। आपने उन्हें चेक किया, असिस्ट किया, आप विजिटिंग पे गया ना। जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो, कम्युनिटी हेल्थ नर्स में ड्यूटियां करते हैं, आपने भी बहुत सारे लोगों ने ड्यूटी की होगी, लेकिन आपने तो ड्यूटियां की है केवल डिग्री लेने के लिए, है ना? ऐसा ही किया होगा, जब बैग मिलता था जाके किसी पेड़ की छांव में बैठकर वापस आ जाते होंगे। लेकिन जो रियल में ड्यूटियां करते हैं ना, उन्हें पता होता है कि क्या होती है कम्युनिटी, बहुत मजा भी आता है कम्युनिटी की ड्यूटियों में। यहीं से ये दोनों सवाल आए हुए हैं। जब कम्युनिटी की ड्यूटी लगी, आप वहां गए, आपने केस, आपको लगा यार इसमें कुछ लक्षण दिख रहे हैं मुझे, आपने उसे बुलाया, असिस्ट किया, पता लगा उसे कोई डिजीज है। तो वह केस कैसे आया है? आपके अटेंशन से आया है, आपके ध्यान देने से आया है। आप उस केस को क्या बोलोगे? इंडेक्स केस। और जो आपके पास में आया था पहला केस का बीमारी का, वह कैसा केस था? प्राइमरी केस। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। याद करने की ट्रिक बता रहे हैं कि इंडेक्स में कौन डालता है, तो हेल्थ वर्कर ही डालता है। तो क्वेश्चन आता है, आया हुआ एग्जाम में एमसीक्यू, बताओ प्राइमरी केस कौन होता है? तो मैं बोलूंगा फर्स्ट केस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक बीमारियों का पहला केस जो आता है वह प्राइमरी केस कहलाता है। दूसरा, इंडेक्स के ऊपर सवाल आ जाए तो बोलना है कि केस आइडेंटिफाइड by the attention of health investigator, जो हेल्थ इन्वेस्टिगेटर है उसके ध्यान देने से जो केस आ रहा है वह इंडेक्स केस कहलाता है। और जो पहला केस है बीमारी का, कम्युनिकेबल डिजीज का पहला केस बोले तो प्राइमरी, और ध्यान हमारे देने से आए तो इंडेक्स केस। क्लियर है दोनों पॉइंट? चलिएगा आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी केस। इंडेक्स हो गया है, सेकेंडरी केस। सेकेंडरी केस क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी केस क्या होता है? सेकेंडरी केस का मतलब है जो पहला केस आया था प्राइमरी केस, उसकी वजह से, उसके संपर्क में आने के बाद में जो बाकी केस आ रहे हैं वह सेकेंडरी केसेस कहलाते हैं। क्लियर है? यानी
all cases comes after प्राइमरी केस। वजह भी इनकी प्राइमरी केस ही है। एक्सपोजर हुआ प्राइमरी केस से, एक व्यक्ति बीमारी से ग्रसित हुआ और उससे बाकी लोग ग्रसित होकर आ रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? इट्स कॉल्ड सेकेंडरी केस। पहली के बाद में जो आ रहे हैं उससे ग्रसित होके क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी केसेस। क्लियर है? आगे देखिएगा, कैरियर क्या होता है? कैरियर में क्या लक्षण दिखाई देता है? कुछ पॉइंट्स स्पेशल क्या लक्षण दिखाई देते हैं? कैरियर कौन हो सकता है, क्या काम करता है, ये सारे पॉइंट हम बात करने वाले हैं। तो कैरियर वह होता है जो लक्षण नहीं दिखाता लेकिन बीमारी को ट्रांसफर कर सकता है। महिलाएं, फीमेल्स हीमोफीलिया की कैरियर होती हैं, लक्षण नहीं दिखते लेकिन बीमारी कोज कर सकती है दूसरे में। क्लियर है? तो कैरियर का मतलब याद रखिएगा, कैरियर का मतलब है कि who हर्बर्स का मतलब होता है पोषण देना, बोले तो न्यूट्रिशन देना। वो हर्बर्स द एजेंट, वह बीमारी के कारक को पोषण देता है विदाउट शोइंग एनी लक्षण, विदाउट शोइंग एनी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देगा। याद रखना है, डिजीज एजेंट को पोषण दे रहा है, कोई लक्षण नहीं दिखा रहा, ट्रांसफर कर सकता है बीमारी को, एंड मे ट्रांसफर फ्रॉम या मे ट्रांसफर द डिजीज, या कैपेबल है बीमारी को में, कैपेबल टू ट्रांसफर द डिजीज, कैपेबल टू ट्रांसफर द डिजीज, ट्रांसफर द डिजीज, बीमारी को फैलाने में सहायक हो सकता है, बीमारी के एजेंट को पोषण भी दे रहा है, पनाह दे रहा है, उसे बढ़ावा दे रहा है, लेकिन खुद में कोई लक्षण नहीं है, बोले तो छुपा रुस्तम है। क्लियर है? तो कैरियर होता है वाहक, वाहक का मतलब है बीमारी को ट्रांसफर कर रहा है, बीमारी के एजेंट को पोषण दे रहा है, लेकिन खुद में कोई लक्षण नहीं आएगा, यह काम की बात है। क्लियर है? फॉर्मिट्स, फॉर्मिट्स का मतलब है इनएनिमेट वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं, इनएनिमेट आर्टिकल्स, इनएनिमेट आर्टिकल्स, इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव, inanimate articles that transfer the disease, that transfer the disease, it is called fomites। inanimate वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं जो बीमारी को ट्रांसफर कर सकती हैं। आपके द्वारा काम में ली हुई कोई वस्तु थी, मैंने उसे काम में ले ली, फॉर्मिट्स के रूप में ट्रांसफर हो रही है, वो इनडायरेक्टली ट्रांसमिशन है, डायरेक्ट मेरे संपर्क में आप नहीं आए, लेकिन जैसे हम ये पेन यूज ले रहे हैं और इसमें कोई स्पेशली मानो अभी कोरोना काल का समय है, 2020 पूरा कोरोना से गुजरा है, मानो इसमें कोई डिजीज से ग्रसित कोई इवेंट यहां आ गया और कोई दूसरे ने काम में ले लिया, उसे ये बीमारी फैल गई, तो ये जो पेन है किसके रूप में काम कर रहा है? फोमाइट्स के रूप में। बोलना है फोमाइट्स का मतलब इनएनिमेट आर्टिकल्स हैं जो कि ट्रांसफर कर सकते हैं डिजीज को। आपने सर्जरी में देखा किसी का सीजर्स थी, आपने काम में ले लिया, उसके बाद उसको स्टरलाइज नहीं किया और दूसरे व्यक्ति को भी काम में ले लिया और उसको वह इन्फेक्शन हो गया। क्या है वो? वह जो सर्जरी के लिए जो काम में आने वाली सीजर थी वो किसके रूप में काम कर रही है? फोमाइट्स के रूप में काम कर रही है। क्लियर है? कैरियर और फोमाइट्स दोनों क्लियर हुए। यह हार्बर करता है, लक्षण शो नहीं कर सकता,
ट्रांसफर कर सकता है। यह इनएनिमेट वस्तुएं हैं और ट्रांसफर करने में काम करती हैं, इनडायरेक्टली ट्रांसमिशन के द्वारा हो रहा है। चलिएगा आगे चलते हैं। वेक्टर, वेक्टर मोस्टली वर्ड काम में लेते हैं एंथ्रोपोड्स के लिए, क्लियर है? मोस्टली एंथ्रोपोड्स, जैसे मॉस्किटो, वेक्टर बोर्न डिजीजेस में आता है मॉस्किटो, बहुत विख्यात है, आप पढ़ोगे मॉस्किटो बोर्न डिजीजेस या वेक्टर बोर्न डिजीजेस, मलेरिया, फाइलेरिया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, येलो फीवर, क्या है सारे? ये सारे मॉस्किटो बोर्न डिजीजेस हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, सारे मॉस्किटो बोर्न डिजीजेस हैं। वेक्टर वहां मॉस्किटो होता है, तो स्पेशली एंथ्रोपोड को लिया गया है, बोले तो जैसे मॉस्किटो। इसके अलावा कंटामिनेशन, अगर कोई इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी की सरफेस पर उपस्थित है, जैसे डोर, विंडो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? कंटामिनेटेड, क्लियर है? या कंटामिनेशंस, इसका मतलब हो गया कि इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म present on the surface of, किसकी सरफेस पर? On the surface of, on the surface of infectious microorganism present on the surface of door, window, तो इन सब को हम बोलेंगे कंटामिनेटेड, क्लियर है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पर उपस्थित है और वो क्या करेगा? इसे ट्रांसफर करेगा। इन जैसे ही आपने इनको छुआ और वह एजेंट आपके पास आएगा और इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कोरोना में भी देख सकते हैं, इसका ट्रांसमिशन फॉर्मेट्स के द्वारा भी हो रहा है, कंटामिनेटेड आर्टिकल्स के द्वारा भी हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं एयरवेव के द्वारा भी ट्रांसफर हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट मोड ये हो सकते हैं। कहने का मतलब ये जो सारी बातें मैं कर रहा हूं, दिस ऑल आर रिलेटेड टू द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस। बहुत सारे वेज हैं जिनके द्वारा डिजीज ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, क्लियर है? इसीलिए इन्हें कम्युनिकेबल बोलते हैं। दो वर्ड बहुत विख्यात है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। समझिएगा मतलब क्या कहता है। कम्युनिकेबल वे बीमारियां, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं बोलूं, वे बीमारियां जो गले मिलने से, पास आने से, साथ खाने से और बहुत कुछ करने से फैल जाती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कम्युनिकेबल कहलाती हैं। जैसे मीजल्स, मम्स, रूबेला, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, ये सारी डिजीजेस कैसी हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। सोचिएगा जो नितेश सर पढ़ाएंगे कम्युनिटी में, कम्युनिकेबल डिजीज रहने वाली हैं। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैसी हैं? वे बीमारियां जो साथ खाने से, हाथ मिलाने से, गले मिलने से और बहुत कुछ करने से नहीं फैलती हैं। क्या होती हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे हाइपरटेंशन, मेरे को हाइपरटेंशन है, मैं साथ आपके बैठ के खाना खा लिया, आपसे हाथ मिला लिया, क्या आपको हाइपरटेंशन होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे मीजल्स है और मैं आपके संपर्क में आया और मैं उस समय पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी में चल रहा हूं, the disease may transfer from me to you, that means it is a communicable. Communicable का मतलब है the disease which can spread from man to man, from one person to another person, to the different type of modes. अलग अलग तरीके उनके हो सकते हैं जिनके द्वारा वो स्प्रेड करेगी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल का मतलब स्प्रेड नहीं करेगी। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आप समझ सकते हैं, जब वो ट्रांसफर हो रही है तो क्या बातें हैं, किनके द्वारा ट्रांसफर होगी, तो ये सारी चीजें वहां काम आती है। लाइक करियर वहां काम आ रहा है, वेक्टर वहां काम आ रहा है,
आपका फॉर्मेट्स वहां काम आ रहा है, कंटामिनेशन वहां काम आ रहा है। उसके अलावा कुछ केसेस जो होते हैं उनको नाम से बोलते हैं, प्राइमरी केसेस, इंडेक्स केसेस एंड सेकेंडरी केसेस। दीज आर सम यूटिलाइज्ड टर्म्स जो हम काम में लेंगे लगातार जब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीजेस। चलिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। हम विवरण देंगे, पूरा डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं डिफरेंट टाइप के आपके जो डिजीजेस रहने वाली हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के बारे में। कौन सी डिजीज के बारे में बेटा बात करें? वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज, देखिएगा वेक्टर बॉर्न डिजीज के बारे में क्या है तुम्हारी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। कौन कौन सी डिजीज यहां हैं? मलेरिया वेक्टर बॉर्न डिजीज है, येलो फीवर वेक्टर बॉर्न डिजीज है, चिकनगुनिया वेक्टर बॉर्न डिजीज है, डेंगू वेक्टर बॉर्न डिजीज है, जापानीज एनसेफेलाइटिस वेक्टर बॉर्न डिजीज है, लिम्फेटिक फिलियरिसिस यह भी एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, जीका यह भी एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। ये जो मैंने डिजीज आपके सामने रखी हैं, दिस टोटली कम्स अंडर द ए क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर बॉर्न। मतलब कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन बीमारियों के ट्रांसफर के लिए कोई वेक्टर काम कर रहा है, कोई एंथ्रोपोड काम कर रहा है। मैं कहूं तो सर्वाधिक इन सब के लिए मच्छर काम करता है, मोस्टली मॉस्किटो। जैसे मलेरिया, आप सबको क्वेश्चन भी आते हैं यहां से, मलेरिया जो है वो कौन सी मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसफर होता है, स्प्रेड होता है? बहुत विख्यात क्वेश्चन है, बताइएगा। फीमेल एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर, उसके द्वारा ट्रांसफर होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहां से, ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा, बात छोटी सी है। बोलते हैं मलेरिया किससे होता है? बताओ मलेरिया का कारक क्या है? जल्दी से हो उत्सुक होकर जवाब देते हैं, सर फीमेल एनोफिलीज। अरे मच्छर से मलेरिया हो गया क्या? मच्छर से मलेरिया होगा क्या? वो ट्रांसफर कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है, लेकिन मच्छर तो किसी एजेंट से होगा। और यह एक पैरासाइटिक डिजीज है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होने वाली डिजीज है। प्लाज्मोडियम, वाइवैक्स, फैल्सिफेरम्स, ओवेल ये खोज करते हैं, तो कारक नहीं है ये। वेक्टर का मतलब कारक मत समझना, वेक्टर का मतलब वाहक, जो ट्रांसफर कर रहा है एक से दूसरे में। लेकिन बीमारी का रोग कारक नहीं है, ये रोग वाहक है। वाहक बोले तो ट्रांसफर कर रहा है। तो अगर पूछे मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट, तो फीमेल एनोफिलीज मत बोलना, फिर बोलना प्लाज्मोडियम। और बोले कि मलेरिया का वेक्टर बताओ, तो फिर बोलना फीमेल एनोफिलीज। बात क्लियर हुई? सब पर लागू होती है ये बातें। येलो फीवर किसके द्वारा ट्रांसफर हो रहा है? मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है ये भी। चिकनगुनिया और डेंगू दोनों एडिस एजिप्टाई उनके द्वारा ट्रांसफर होती। बहुत बार रिपीट हो चुका सवाल है, एडिस एजिप्टाई डेंगू किस मच्छर के द्वारा होता है? एडिस एजिप्टाई के द्वारा होता है। इसके अलावा जापानीज एनसेफेलाइटिस किसके द्वारा ट्रांसफर होता है? यह सवाल भी आ चुका है, क्यूलिक्स मॉस्किटो इनके द्वारा यह ट्रांसफर होता है। इसके द्वारा लिम्फेटिक फिलियरिसिस है, जीका है। ये सारे के सारे ऐसे हैं जो वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं। पर्टिकुलर हर एक बीमारी का नाम लेकर हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिएगा आगे बात करते हैं जूनोटिक डिजीजेस। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, जूनोटिक शब्द का मतलब क्या है? जूनोटिक का मतलब है जो डिजीज जानवरों से ह्यूमन में हो रही है। क्लियर है? डिजीज स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। जानवरों से मनुष्य में जो बीमारियां फैल जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जूनोटिक्स। जैसे रेबीज कुत्ता काटने से, कोरोना यह भी इसको किस में माना गया? जूनोटिक डिसीजेज में। कुछ साइंटिफिक रिसर्च स्टडियां बता रही हैं कि वो जो चाइना का वुहान शहर है उसके अंदर किस पर्टिकुलर
जो एक मार्केट था उस मार्केट में इससे स्प्रेड हुआ है, और प्रारंभिक अवस्था में ऐसे सुनने में आया है इसके बारे में कि कोरोना का जो ट्रांसफर था वह चमगादड़ के या कुछ लोगों का मतलब मानना है स्नैक खाने से, सांप खाने से हुआ है। मतलब ह्यूमन बींग्स ने इनका सेवन किया, इनका मांस खाया, मीट खाया, और उससे बीमारी स्प्रेड हुई। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये डिजीज किससे स्प्रेड हो रही है आपके अंदर, तो हमें पता लग ही जाएगा कि ये बीमारी किससे स्प्रेड हो रही है। तो हमारा जवाब हो जाएगा यह स्प्रेड हो रही है एनिमल से। क्लियर है? चाहे वो स्नैक हो और चाहे वो चमगादड़ हो। क्लियर है? इसके अलावा लाइम डिजीज, यह भी एक जूनोटिक डिसीज है जो कि एनिमल से स्प्रेड होती है। ह्यूमन बींग्स में ब्रुसिलोसिस है, प्लेग है, इसके अलावा एक आता है बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस, यह भी बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस, बोवाइन टीबी, यह भी एक प्रकार की जूनोटिक डिसऑर्डर्स हैं। बोवाइन टीबी, ब्रुसिलोसिस, प्लेग, लाइम डिजीज, कोरोना, रेबीज, दिस ऑल आर इंक्लूडेड इनटू द योर जूनोटिक डिसऑर्डर्स। कह सकता हूं कि ये वे डिसऑर्डर्स हैं जो आदमियों में हैं, लेकिन कहां से आए हैं? एनिमल से आए हैं। क्लियर है? चलिएगा अब बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। बोले तो जो इन्फेक्शियस कंडीशन से रिलेटेड है, इसमें भी पर्टिकुलर आगे बात करेंगे और हम ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे। जैसे रेस्पिरेटरी में कौन सी हैं, जीआईटी में रेस्पिरेटरी में जैसे मीजल्स है, मम्स है, रूबेला है, दीज आर रिलेटेड टू द योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हम बात करें जैसे आपका इंपॉर्टेंट है पोलियो, रिलेटेड टू द योर जीआईटी ट्रैक्ट, पर्टिकुलर टाइफॉइड जीआईटी ट्रैक्ट। तो अलग अलग डिजीजेस अलग अलग तरीके से अलग अलग सिस्टम को भी अफेक्ट करती है हमारी बॉडी को। तो जैसे यहां हम एक मोटा सा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वायरल डिजीज। बेटा ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर हमें बहुत हल्का सवाल पूछता है, बहुत हल्का सा, और हम गलत हो जाते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी, जैसे आपको पूछ लिया बताओ येलो फीवर कैसी डिजीज है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, यार येलो फीवर कैसा हो सकता है। तो इमीडिएटली आंसर हो जाए जिसको वेक्टर बाउंड डिजीज, मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। तो एक क्लासिफिकेशन जब हमारे माइंड में रहता है तो हम एक नॉर्मल क्वेश्चन जो है, इन डेप्थ में तो पढ़ना ही है सबको, लेकिन इनका जो सुपरफिशियल क्वेश्चन है वो भी हम अटेम्प्ट कर पाते हैं, और अक्सर गलतियां हम इजी सवालों में ज्यादा करते हैं। क्लियर है? तो साथ बने रहिएगा। वायरल डिजीज की हम बात कर रहे हैं। वायरल डिजीज में मीजल्स, मम्स, रूबेला, एमएमआर में आती है। मीजल्स, मम्स, रूबेला तीनों वायरल डिजीज हैं। पैरामिक्सो वायरस है, पैरामिक्सो वायरस पैरोटाइडाइटिस, और आपका टोगा वायरस फैमिली रूबेला के अंदर। तो सारे के सारे वायरसेस हैं। चिकन पॉक्स, आपका वेरिसिला जुस्टर और वेरियोला स्मॉल पॉक्स, एचआईवी वायरस, आपका हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस एबीसी में आता है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस भी एक प्रकार की वायरल डिजीज ही है, हेपेटाइटिस वायरस होता है। आपके हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, ये सारे के सारे हेपेटाइटिस भी वायरल डिजीज में इंक्लूड होते हैं। तो जो मैंने सारी डिजीज आपके सामने रखी हैं, ये सब किससे रिलेटेड है? वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। और यह बीमारियां भी मैं बात करूं तो अलग अलग सिस्टमों को अफेक्ट करने वाली बीमारियां होती हैं। हेपेटाइटिस की बात करें तो जीआईटी इन्वॉल्व होगा, एचआईवी की बात करें तो पूरी बॉडी इन्वॉल्व होगी, हर सिस्टम, ये तो सिंड्रोम है। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की बात करें तो बेसिकली ये हमारे इंटीगुमेटरी सिस्टम, बोले तो स्किन वाला सिस्टम, उसे अफेक्ट करती हैं। रूबेला, मम्स और मीजल्स रेस्पिरेटरी को अफेक्ट करती हैं। तो अलग अलग तरीके से इन्हें देखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि किसके द्वारा हो रही हैं? बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है। लैप्री, लेप्रोसी जो होती है, माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री, यह भी बैक्टीरियम है। डिफ्थीरिया, कोरोनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी, यह भी बैक्टीरिया है। पर्टुसिस, इसे वूपिंग कफ भी बोलते हैं, 100 डे कफ है, वूपिंग कफ। वूपिंग कफ, वूप की साउंड आती है, वूपिंग कफ। तो जो वूपिंग कफ है
100 डे कब भी बोलते हैं इसे। कैसा है ये भी, यह बैक्टीरियल डिजीज है। टिटेनस क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई के द्वारा होता है। दिस ऑल आर द बैक्टीरियल डिजीजेस। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अलग अलग प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनको हमने मोटे तौर पर क्लासिफाई किया है, अलग अलग सेगमेंट में क्लासिफाई किया है। चलिए एक बार रिव्यू मारते हैं क्या क्या डिस्कस किया हमने इनसे रिलेटेड। तो ध्यान दीजिएगा, हम कम्युनिकेबल डिजीज वाले पोर्शन पर आ गए हैं और कम्युनिकेबल डिजीज वाले पोर्शन में कुछ टर्म्स की बात हम कर रहे थे। कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे एपिडेमिक, एंडेमिक, पैंडेमिक, स्पोरेडिक पहले पढ़ लिया है। क्या होता है इनके मतलब, दीज ऑल्सो रिलेटेड टू द कम्युनिकेबल डिजीजेस। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, प्रोडोर्मल पीरियड क्या होता है, फास्टिगियम क्या होता है पढ़ लिया है। डिजीज साइकिल के दौरान आइसोलेशन क्या होता है, क्वारंटाइन क्या होता है पढ़ लिया है हमने। फिर जो बच गए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं आपके सामने। लाइक प्राइमरी केस क्या होता है, बहुत बार सवाल एग्जाम में आता है। पहला केस इंडेक्स केस क्या होता है, जो हमारे ध्यान देने से आया है वह इंडेक्स केस हो जाएगा। कौन सा सेकेंडरी केस होगा, पहले के बाद जितने भी आ रहे हैं वो सारे सेकेंडरी केस होने वाले हैं। कैरियर किसे बोलोगे, जो पोषण भी देता है और साथ में क्या कर रहा है, बीमारी को ट्रांसफर करने में भी सक्षम है। क्या कह देंगे उसे, कैरियर कह देंगे। फॉर्मेट्स किसे बोलते हैं, निर्जीव वस्तु है और बीमारी को ट्रांसफर कर रहा है, फॉर्मेट कहला देगा। इसके अलावा वैक्टर हैं, स्पेशली एंथ्रोपोड, मैंने बोला मॉस्किटो को हम इसमें कवर करते हैं। इसके अलावा कंटामिनेशन, जो किसी सरफेस पर उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और बीमारी को ट्रांसफर कर सकते हैं, उन्हें हम कंटामिनेशन कह देते हैं। फिर क्लासिफिकेशन की हम बात करने लगे हैं। वेक्टर बॉर्न में निम्नलिखित बीमारियां आती हैं। मोटे तौर पर हम बात कर रहे हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बीमारियां वो हम कवर कर रहे हैं, लाइक मलेरिया, येलो फीवर, चिकनगुनिया, डेंगू, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, लिम्फेटिक फिलियरियोसिस और जीका वायरस। क्लियर है। इसके अलावा जूनोटिक बोले तो जो बीमारियां जानवरों में से मनुष्य में फैल रही हैं क्या कहलाएंगी, जूनोटिक डिजीज कहलाएंगी। इसमें रेबीज है, कोरोना है, लाइम डिजीज है, ब्रूसिलोसिस है, प्लेग है, बोवाइन टीबी है। इन सब को आप क्या बोलोगे, जूनोटिक डिजीजेस। इसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें, यहां वायरल डिजीज, सबसे पहले वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी में मीजल्स, मम्स, रूबेला, चिकन पोक्स, स्मॉल पोक्स, HIV, हेपेटाइटिस, ये सब कैसी हैं, वायरस जनित रोग हैं, बीमारियां हैं, वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। बैक्टीरियल डिजीज कौन सी हैं, तो टीबी, लेप्रोसी, डिफ्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस सारी बैक्टीरियल डिजीज होती हैं। तो ये सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं आपके कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड पोर्शन में। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास एक स्पेसिफिक पोर्शन बचेगा। डायरेक्टली हम कम्युनिकेबल डिजीज स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन हम कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम कम्युनिकेबल डिजीज स्टार्ट करेंगे वो हम वायरल को पिक करेंगे। वायरल में मीजल्स, मम्स, रूबेला, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। बोले तो सबसे पहले हम जो 6 किलर डिजीज थी उन्हें स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तीनों वायरल पढ़ेंगे, मीजल्स, मम्स और रूबेला, और वन बाय वन कंटिन्यू करते चलेंगे। सारी की सारी कम्युनिकेबल डिजीज हमें पढ़नी है, यहां से आने वाले सारे MCQ हमें क्लियर करने हैं। क्लियर है। क्या क्या डिस्कस किया हमने, बहुत सारा पोर्शन इस क्लास में हमने कवर किया है। बोले तो एक प्रोग्राम हमने डिस्कस किया, उस प्रोग्राम का नाम क्या था, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बताओ यह राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आया था, जवाब क्या देंगे, 2013। सोच क्या रहे हैं, 2013। दूसरा, अगर आता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है कितनी साल की उम्र के लिए आया था, 18 साल तक के बच्चों के लिए। तीसरा, यहां मेन फोकस किस पर है, 4Ds को कंट्रोल करने में, 4D को कंट्रोल करने में उसका फोकस, इसमें डेफिशिएंसीज, डिजीज, डेवलपमेंटल डिफेक्ट एंड डिफेक्ट एट बर्थ इंक्लूड किया गया है। फिर कितने
स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ परफॉर्म होते हैं, 4 स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म होते हैं। पर्टिकुलर एज मैंने आपको बताई है, उस एज पर हम यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। सारे सवाल आप यहाँ से कवर कर सकते हैं रिलेटेड टू योर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्लियर है। फिर हम आए कम्युनिकेबल डिजीज के टर्मिनोलॉजी, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सवाल यहां से बन सकता है। फॉर्मेट्स के ऊपर सवाल आया हुआ है, सेकेंड आपका प्राइमरी केस पर सवाल आया हुआ है, दोनों हमने आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा डिजीज का क्लासिफिकेशन भी पूछा जा सकता है। एक बार सवाल आ चुका है दिल्ली एम्स में, मलेरिया किस प्रकार की डिजीज, हालांकि वहां ऑप्शन में प्रोटोजोअल डिजीज थी, ऑप्शन में तो वही उसका आंसर था। पैरासाइटिक डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज या वेक्टर बॉर्न डिजीज में से इंक्लूड हम करते हैं। क्लियर है। तो ये सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मीजल्स, मम्प्स और रूबेला, पहली कम्युनिकेबल डिजीज, वायरस से होने वाली बीमारियां स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। आज की क्लास में इतना ही।